हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 42। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यहाँ पर क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करने में इंटरेस्टेड है तो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। अष्टक सिद्धांत जो न्यूलैंड्स ने दिया था, इनमें से किसकी खोज के बाद अप्रासंगिक हो गया, बोल सकते हो कोई फेल हो गया। अब न्यूलैंड साहब ने जो अष्टक सिद्धांत दिया था उनमें कई सारी कमियां थी, जिनमें कुछ यहाँ मैंने लिखा हुआ है। जैसे कि यह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, जो अष्टक सिद्धांत है केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था, केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाया। और नोबल गैस की खोज के बाद अष्टक सिद्धांत जो है ये अप्रासंगिक हो गया। न्यूलैंड साहब ने कहा था कि नेचर में 56 ही तत्व है, इसके अलावा और तत्व नहीं है, लेकिन हम जानते हैं आज की डेट में 94 एलिमेंट्स 94 तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा भी एक दो और कमियां हैं, हम उसे देख लेंगे किसी और सेट में। फिलहाल आपको ये 3 ध्यान में रखना है। तो उत्कृष्ट गैस हमारा आंसर हो जाएगा। नोबल गैस को ही हम लोग उत्कृष्ट गैस बोलते हैं, जो हमारा समूह संख्या 18 में गैसें हैं। मनुष्यों में होने वाली श्वसन क्रिया डैश का उदाहरण है। तो श्वसन प्रक्रिया में आप जानते हो कि जो ग्लूकोज है सबसे पहले ये टूटता है पायरुविक एसिड में, कोशिका द्रव्य में। फिर यह पायरुविक एसिड जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यहाँ पर तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये हमारा साइटोप्लाज्म में सह उत्पाद के रूप में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, लेकिन इस ग्लूकोज से मेनली जो हमें चाहिए होता है ये एनर्जी चाहिए होता है। तो देखो यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ ना, या फिर बोल सकते हो ऊर्जा यहाँ पर उत्सर्जित होती है, ठीक है। जो ऊर्जा का इस्तेमाल करना है कोशिका जो है कर लेती है, जो बचा हुआ है उसे एटीपी के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। तो क्योंकि यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है तो ये एनिमल के अंदर भी होता है और ये पादपों के अंदर भी होता है। तो ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो जिस अभिक्रिया में ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसे हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन है, ये एग्जाम्पल है आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वही हम बात करें ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो इसमें आप फोटोसिंथेसिस लिख सकते हो। फोटोसिंथेसिस में आप जानते हो कि हमें एनर्जी देनी पड़ती है लाइट के फॉर्म में। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में एक्स वाई जेड के मान क्या है? हमारे पास रिएक्शन है, लेड ऑक्साइड है, कार्बन है, उसके बाद यहाँ पर लेड है, फिर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। तो यहाँ देखो एक लेड है, यहाँ पर भी एक लेड है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो चलो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो अब देखो लेड यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सही है, 2 लेड 2 लेड, 2 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पर है, 1 कार्बन एटम यहाँ पर है, 1 कार्बन एटम यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर 1। तो ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है। क्या है? x y z, x सॉरी ये काट दो, x ये है, y हमारा ये है, z हमारा ये है। तो x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 1। x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 1। बी हमारा आंसर। 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोध एक V वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। सवाल एक्चुअल में आपसे ये कह रहा है कि जो 2 ओम है, 3 ओम है, 5 ओम है, ये सारे जो प्रतिरोधक हैं ये V वोल्टेज वाली बैटरी के साथ जो है श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है तो V डैश होगा। तो सवाल हमारा यहाँ पर ये है, ये एक प्रतिरोधक है, रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है। ये सारे क्या है? श्रेणी क्रम में है और बैटरी से यहाँ पर कनेक्टेड है। बैटरी यहाँ पर V है, हमें नहीं दिया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये हमारा 2 ओम है, ये हमारा 3 ओम है और ये हमारा 5 ओम है। लेकिन हमें ये दिया गया है कि जो 2 ओम का प्रतिरोधक है उससे धारा जो है 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है। अब देखो यहाँ पर सारे के सारे श्रेणी क्रम में है, सारे के सारे क्या है कि श्रेणी क्रम में है, तो सारे से जो है समान ही धारा बहेगी।
तो 2 ओम वाले से 4 एम्पियर, तो इससे भी 4 एम्पियर और 5 वाले से भी 4 एम्पियर, यानी कि इस पूरे सर्किट में जो है करंट जो बह रही है वो है 4 एम्पियर। ठीक है, हमसे V का मान पूछा है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई इंटू में R। ठीक है, V हमें चाहिए, I का मान 4 है, क्योंकि हमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ पर हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे। अब R इक्विवेलेंट क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, सारे के सारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो सिंपली हम जोड़ देंगे 2 3 5 और प्लस 5 10, तो ये लो 40 वोल्ट हमारा आंसर, 40 वोल्ट हमारा आंसर। एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन डैश ml मूत्र उत्पन्न करता है, तो एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन जो है 1 से 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। तो हमसे ml में पूछा हुआ है, तो 1 लीटर यानी कि 1000 ml और 1.5 लीटर यानी कि 1500 ml, 1500 ml। तो जो इसके क्लोजली होगा आंसर वही हमारा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1000 से 2000, डी आंसर। शुक्र ग्रह के गाढ़े सफ़ेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हैं? तो शुक्र का जो वायुमंडल है वो बना होता है सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अम्लीय वर्षा में जो है मुख्य रूप से हमारे होते हैं नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब ही होता है वो धारा जो अपनी दिशा को एक निश्चित समय अंतराल के बाद बदलती रहती है, बस यही है प्रत्यावर्ती धारा। केवल हम दिशा की बदलने की बात करते हैं, केवल हम दिशा की बदलने की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड से, मान से, यानी करंट के मान से हमें मतलब नहीं है वो बदले या फिर नहीं बदले। तो ये चीज़ जो है आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कुछ किताबों में आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों ही बदलते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। दिशा तो निश्चित रूप से बदलेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड, परिमाण की कोई गारंटी नहीं है, बदल भी सकता है और नहीं भी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रतिवर्ती धारा की दिशा आवर्ती रूप से बदलती है, किंतु जो परिणाम है इसको काट देना, यहाँ परिमाण होगा। ठीक है, यानी कि जो करंट का मान है, मैग्नीट्यूड है, बदल भी सकता है और नहीं भी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन चारों विकल्पों को पढ़ो तो इसमें से कोई भी जो है एग्जैक्ट सही आंसर नहीं है। ठीक है, एग्जैक्ट सही आंसर नहीं है। ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, रेलवे ग्रुप डी 2022 का सवाल है ये। तो ये आपको मेनली ध्यान में रखना है। फिर भी अगर आप ए बी सी डी में से किसी एक के साथ जाना चाहो जो सबसे बेस्ट है, तो हम डी के साथ चले जाएंगे। डी के साथ हम चले जाएंगे। धारा की दिशा तथा जो परिमाण है समय के साथ परिवर्तित होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि जो मैग्नीट्यूड है इसकी गारंटी नहीं है कि ये बदलेगा ही, इसीलिए आप आंसर को छोड़ो और ये आप ध्यान में रखो। लेकिन कभी आपको एक विकल्प के साथ जाना हो तो आप इसके साथ जा सकते हो कि दिशा और जो परिमाण है वो दोनों ही बदलते हैं। ठीक है, तब आप इसके साथ जा सकते हो। अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत स्थित किए जाने पर यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है और अंगूठा चालक की गति की दिशा को इंगित करता है, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करेगी। ठीक है, यानी हमें जो है करंट की डायरेक्शन जो है पता करना है, धारा की दिशा हमें पता करना है। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? देखो, यहाँ पर बल की तो बात ही नहीं की गई है ना, बल की बात नहीं की गई है। बल होता तो वाम हस्त नियम बोलते हैं हम, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, लेकिन बल की बात नहीं की गई है। यहाँ पर धारा की दिशा जो है हमें चाहिए, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? तो दंत क्षय जो है ये शुरू हो जाएगा अगर हमारे मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम हो जाए, तो डी आंसर हमारा। रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेखित पेशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रेखित पेशी, अरेखित पेशी, उसके बाद चिकनी पेशी, कंकाल पेशी, अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी, ये सब आपने सुना होगा। कुछ बातें हैं जो आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले तो ये देखिए, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये जो रेखित पेशियां होती है ये हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों के तरह प्रतीत होती है, इसी कारण इसे रेखित पेशी कहते हैं। जब माइक्रोस्कोप में इस पेशी को देखा जाता है तो कुछ ऐसा नज़र आता है कि ऐसे डार्क बैंड, फिर बीच में लाइट बैंड, फिर ऐसे डार्क बैंड,
फिर बीच में लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, ऐसे। तो इसीलिए इसे रेखित पेशी कहा जाता है। रेखित पेशी की जो कोशिकाएं होती है वो लंबी होती है, बेलनाकार होती है, लंबी बेलनाकार होती है, शाखा रहित होती है, इनमें शाखाएं नहीं होती है। जैसे कि जो हृदय की पेशी है, हार्ट मसल जो है वो ब्रांच्ड है, शाखाएं हैं उनमें। और ये बहुनाभीय होती है, यानी कि एक सेल में जो है कई सारे नाभिक होंगे। रेखित पेशी की जो कोशिका होती है उसमें इन्हें कंकाल पेशी भी कहा जाता है, क्योंकि जो अधिकांश रेखित पेशी है वो कंकालों से जुड़ी हुई है, तो इसे हम लोग कंकाल पेशी भी कहते हैं। ये ऐच्छिक पेशी है, यानी इस पेशी का संचालन जो है हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हम हाथ को मोड़ते हैं तो हमारे हाथों की जो हड्डी है उसके साथ जो मसल है उसे हम अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं उसका, यानी हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि इसकी जो कोशिकाएं होती है लंबी बेलनाकार होती है, शाखा रहित होती है, एक से अधिक नाभिक होते हैं, इन्हें हम कंकाल पेशी भी कहते हैं, और ऐच्छिक पेशी है ये। रेखित पेशी क्यों है? क्योंकि इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, सब मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। इसके ठीक विपरीत जो है चिकनी पेशी होती है। चिकनी पेशी, वो चिकनी ही इसलिए होती है क्योंकि उनमें ये लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होते हैं। चिकनी पेशी में लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होते हैं, यानी ऐसी धारियाँ नहीं दिखती है सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद। तो हम क्या बोल सकते हैं, इनमें स्पष्ट हल्के और गहरे पट उपस्थित होते हैं। सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? कीटों से बचाने में सहायक है, इनमें से याद रखिएगा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। डी हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो खनिज है ये पादपों को जो है कीटों से बचाते हैं, कोशिका भित्ति को मजबूत बना करके, और कुछ ऐसे यौगिक बनाने में भी ये मदद करते हैं जो इंसेक्ट होते हैं उनके लिए वो होते हैं जहर, वो कीटों के लिए विषाक्त होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये खनिज पादपों को बचाते हैं कीटों से। निम्नलिखित में से कौन सा दो यौगिक के बीच होने वाली एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसके फलस्वरूप नया यौगिक निर्मित होता है? संयोजन अभिक्रिया होनी चाहिए और यौगिकों के बीच होनी चाहिए, ये ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे जो है संयोजन अभिक्रिया ही है, ठीक है, सारे के सारे संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन हमसे पूछा है दो यौगिकों के बीच में होना चाहिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है? ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जल है, और यहाँ से देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। अमोनिया का निर्माण कैसे होगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर अमोनिया बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जो है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जल का निर्माण H2 + O2, तो यहाँ से H2O बन जाएगा। सारे में देखो दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद है, इसी को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अभिकारक दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो उत्पाद है वो एक ही बनेगा। सब के सब संयोजन अभिक्रिया है। लेकिन यहाँ देखो नाइट्रोजन तत्व है, कार्बन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है, जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है, तो N2 के फॉर्म में ही ये रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है ऐसे हाइड्रोजन के फॉर्म में ये रहता नहीं है, तो H2 के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम इसको आंसर नहीं मानेंगे, हम लोग इसे मानेंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। ये एक यौगिक है, ये एक यौगिक है, तो ए हमारा आंसर। यदि 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति एक बल्ब को 24 वाट की शक्ति प्रदान करती है, तो 6 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर बल्ब को आपूर्ति की गई शक्ति कितनी है? मतलब एक बल्ब है ऐसे, ये एक बल्ब है, बारह वोल्ट की बैटरी से जब कनेक्ट किया जाता है तो इसको शक्ति जो है 24 वाट प्रदान होती है ना। ये 12 वोल्ट 24 वाट शक्ति जो है प्रदान करती है। अब इसी बल्ब को, बल्ब चेंज नहीं हुआ है, वही बल्ब है, इसे 6 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया तो कितनी शक्ति जो है यहाँ पर प्रदान की जाएगी? मतलब अगर ये हमारा P1 है तो ये P2 जो है कितनी हो जाएगी? देखो बल्ब जो है वही है, ठीक है, बल्ब क्या है कि वही है, बल्ब चेंज नहीं हुआ है। यानी इस बल्ब का प्रतिरोध अगर R है तो यहाँ भी बल्ब का प्रतिरोध R ही होगा। तो आपके पास एक रिलेशन होता है P = V² / R, ये पावर का फॉर्मूला है। R तो हमारा कॉमन है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है V²। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं P1/P2 बराबर V1/V2 का स्क्वायर। सारा मान डालिए, ठीक है, सारा मान पुट कीजिए,
वैल्यू जो है आपको यहाँ पर 6 वाट मिल जाएगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ऐसे नहीं बना सकते। P इज इक्वल टू वी आई से हम I निकाल लेंगे, यानी कि P1 इज इक्वल टू V1 इंटू में I, ठीक है, हम I निकाल लेंगे और फिर हम P2 इज इक्वल टू V2 इंटू में I, यही I जो हम यहाँ पुट कर देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज कर दिया है, और आप जानते हो कि V I समानुपाती है। अगर हमने बैटरी का जो V चेंज कर दिया तो I अपने आप ही चेंज हो गया, तो I तो नियत हुआ ही नहीं। तो यहाँ से I निकाल कर हम यहाँ पर पुट कैसे कर देंगे? यहाँ हमने R के फॉर्म में क्यों लिया? क्योंकि प्रतिरोध चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि करंट जो है बदल जाएगी, बैटरी चेंज करने से करंट जो है बदल जाएगी, तो इसे हम कांस्टेंट नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते। ये तब बोलते हैं जब I हमारा कांस्टेंट होता, लेकिन I कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बल्ब चेंज नहीं हुआ, यानी कि प्रतिरोध चेंज नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा, ये आपको 6 वाट जो है आंसर मिलेगा। इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे की परिघटना डैश है। तो इलेक्ट्रिक ओवन की जो कार्यप्रणाली है ये है जूल का तापन प्रभाव पर, यानी कि हम करंट देंगे तो वो गर्म हो जाएगा। त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें, झालरें डैश का उदाहरण है। तो जो झालरें लाइटें लगाई जाती है वो सब होते हैं श्रेणी क्रम में लगे हुए, श्रेणी परिपथ। डी हमारा आंसर हो जाएगा। HIV यौन संपर्क से क्यों फैलते हैं? HIV यौन संपर्क से इसलिए फैलते हैं कि जो सीमेन होता है, जो वीर्य होता है, इसमें जो HIV है ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? तो बेरी जो है ये विटामिन B1 की कमी से होती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। बेरी के लक्षणों में भूख न लगना, कमजोरी, अंगों में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, पैरों या टांगों में सूजन शामिल है। तो इन चारों विकल्पों में जो हमारा बेस्ट आंसर है वो है सी, कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा। पादपों में अपशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान का उपयोग किया जाता है? रक्षक कोशिका है। रक्षक कोशिका स्टोमेटा के निर्माण में इस्तेमाल होता है। इनके पास खुद का क्लोरोप्लास्ट होता है रक्षक कोशिका के पास। फ्लोएम फाइबर, इसका काम होता है प्रोटेक्शन का, मैकेनिकल सपोर्ट का। यांत्रिक सहारा देना फ्लोएम फाइबर का काम होता है, जैसे कि जाइलम फाइबर है उसका भी यही काम होता है। उसके बाद मूल रोम जड़ों में जो मूल रोम होती है, बालों जैसी संरचना होती है, इसका काम होता है एब्जॉर्प्शन का, अवशोषण का, जैसे कि वाटर का अवशोषण है और खनिज का अवशोषण है, मिनरल्स का अवशोषण है। पुराना जाइलम, ठीक है, जो पुराने जाइलम होते हैं इनमें जो है गोंद और रेजिन संचित होते हैं। जो गोंद और रेजिन है ये अपशिष्ट उत्पाद है पौधों के अंदर, जो पुराने जाइलम में जाकर के स्टोर होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है? देखिए, समूह 1 में जो तत्व है उसकी संयोजकता 1 होती है, और समूह 2 के जो तत्व है उसकी संयोजकता 2 होती है। ठीक है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल दे, यहाँ पर तो संयोजकता की बात की गई है, वैलेंसी की बात की गई है। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। समूह 1 के जो तत्व हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, और समूह 2 के जो तत्व हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर संयोजकता बराबर समूह संख्या, सिर्फ समूह संख्या 1 और 2 के लिए। जो ग्रुप नंबर हमारा 1 है इसके लिए वैलेंसी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बराबर 1। जो हमारा ग्रुप नंबर 2 है इसके लिए वैलेंसी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये बराबर 2 है, ये ध्यान में रखिएगा। तत्व कौन से हैं? लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, यहाँ पर बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है,
स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। हमसे समूह 2 के बारे में पूछा है तो 2 हमारा आंसर, ठीक है, ये 2 हमारा आंसर। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच अभिक्रिया डैश का एक उदाहरण है। लेड नाइट्रेट है यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड है, इनके बीच में जब अभिक्रिया होती है, देखो ये भी हमारा जलीय विलयन है, ये भी हमारा जलीय विलयन है। जब इनके बीच में अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर बनता है लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो लेड आयोडाइड है यही हमारा येलो PPT, पीला अवक्षेप। और ये हमारा जलीय विलयन है। तो ये अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया है प्लस अवक्षेपण अभिक्रिया है। अवक्षेपण अभिक्रिया। अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण क्या है? अंतरिक्ष का रंग काला दिखने का कारण ये है कि प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। सी हमारा आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में क्या है? वायुमंडल नहीं है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है। हमें आसमान जो है नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है तो हमें आकाश नीला दिखता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमें अंतरिक्ष काला दिखाई देगा। किसी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब डैश बनेगा। दर्पण हमारे पास कॉन्वेक्स है, उत्तल है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी हम लोग क्या लेंगे? धनात्मक लेंगे, प्लस 10 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु दूरी हम लोग हमेशा ऋणात्मक ही लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें F दिया हुआ है, U दिया हुआ है, हम यहाँ पर दर्पण सूत्र लगाएंगे, हमारा आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर है तो हम बोल सकते हैं 0 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर। तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, हमें बताना है इनमें से कि कहाँ पर ये जो दूरी है ये आएगी। तो 0 से 10 सेंटीमीटर के बीच 7.5 सेंटीमीटर पर। जब प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप से आपतित होती है तो परावर्तित किरण डैश। बताना है इनमें से कौन सही है। ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, पोल। जो मुख्य अक्ष होता है वो ध्रुव से ऐसे पास होता है और ये लंबवत भी होता है, ठीक है, ये लंबवत भी होता है। जो मुख्य अक्ष है वो ध्रुव पर अभिलंब होता है, ऐसे आप बोल सकते हो। अब प्रकाश किरण जो है ध्रुव पर ऐसे तिरछी आती है, ऐसे, तो होगा ये कि ये जो है एंगल हमारा, ये तो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। ये परावर्तन का नियम पालन करते हुए ऐसे परावर्तित हो जाएगी। ये हमारा होगा एंगल R। ये ठीक वैसे ही है जैसे ये हमारा सरफेस है, ये अभिलंब होता है, ऐसे प्रकाश किरण आपतित होती है तो ऐसे परावर्तित होती है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो I है हमारा वो R के बराबर होता है। एंगल I बराबर एंगल R। ठीक वैसे ही यहाँ पर होगा, ये हमारा अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, तो एंगल I बराबर एंगल R हो जाएगा। तो कोण I बराबर कोण R बनाते हुए वापस होगी। बी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों द्वारा प्रोटीनों के संश्लेषण हेतु प्रयुक्त अनिवार्य तत्व है? प्रोटीन बनाने के लिए जो अनिवार्य तत्व है उनमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये 4 तत्व तो चाहिए ही चाहिए, तो हमारा आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश रूप में होती है। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश के रूप में होती है, एंड ऑफ कोर्स धारावाही परिनालिका है। तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी होती है, समांतर होती है, समदूरस्थ होती है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र जो है एक समान होता है। क्यों एक समान होता है? क्योंकि क्षेत्र रेखाएं जो है सीधी, समांतर, समदूरस्थ हैं।
ये परिनलिका के बारे में है, तो हम बोल सकते हैं समांतर रेखाओं के रूप में होती है। सी आंसर। तो ये हमारा सेट नंबर 42 यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।